वेलकम टू आर जीएस वाला क्लास 12 बच्चों। परसेंटेज बने ना बने मुकद्दर की बात है, परसेंटेज बने ना बने मुकद्दर की बात है, और हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। और देखते हैं आज हम उसी के आगे का टॉपिक है गोलीय दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी। फोकस दूरी, अगर फोकस दूरी के लिए फोकस दूरी के लिए उत्तल दर्पण में उत्तल दर्पण के लिए जो चिन्ह परिपाटी होती है धनात्मक होती है, अवतल दर्पण में ऋणात्मक होती है, क्योंकि बाईं ओर होता है और इसमें कहाँ होता है फोकस दूरी दाईं ओर होता है। कल के चित्र में रिप्रेजेंट कराया गया है। वक्रता त्रिज्या, आपकी वक्रता त्रिज्या जो होगी, वक्रता त्रिज्या उत्तल दर्पण में धनात्मक होगी। उत्तल दर्पण में क्या होगी? धनात्मक, क्योंकि ध्रुव P से कहाँ स्थित है? दाईं ओर। ध्रुव P से कहाँ स्थित है? दाईं ओर। लेकिन अवतल दर्पण में ध्रुव P से कहाँ स्थित है? बाईं ओर। ध्रुव P से कहाँ स्थित है? बाईं ओर। तो बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक और दाईं ओर की दूरी धनात्मक। वस्तु की दूरी u, वस्तु दोनों प्रतिबिंब में उत्तल और अवतल दोनों दर्पण में वस्तु किस दिशा में स्थित है? बाईं दिशा में स्थित, इसलिए दोनों दूरियां क्या है? ऋणात्मक। वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी, अगर वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी की बात की जाएगी तो उत्तल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब लागू ही नहीं होता, इसमें कोई दूरी ही नहीं बनेगी। परंतु अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब की जो दूरी होती है क्या होती है? ऋणात्मक, क्योंकि ध्रुव P से किस दिशा में स्थित होता है? बाईं दिशा में। ध्रुव P से किस दिशा में स्थित होता है? बाईं दिशा में। परंतु आभासी प्रतिबिंब की दूरी उत्तल दर्पण में भी होता है और अवतल दर्पण के लास्ट वाले में होता है, छठवें नियम में। तो इसीलिए दोनों की दूरी क्या हो जाती है? धनात्मक। दोनों की दूरी क्या हो जाती है? धनात्मक। समझ में आया? बस ये इतना रहेगा। उसके आगे का अगला टॉपिक है गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब का बनना। गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब का बनना, इसमें अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब के बनने की कंडीशन 6 है। कितनी कंडीशन टोटल? आप 6 कंडीशन में से हम पहली कंडीशन का नाम देते हैं जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु कहाँ हो? अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर हो तब देखिए हम अवतल दर्पण का चित्र बनाते हैं। सबसे पहले बनाते हैं अवतल दर्पण का चित्र, जिसके मुहाने का नाम होता है M1 और M2, जहां M1 और M2 आपका क्या कहलाता है? दर्पण का द्वारा कहलाता है। इसके पश्चात ध्रुव, इसके बीचों बीच में, अवतल दर्पण के बीचों बीच में एक मुख्य बिंदु मानते हैं जिसका नाम क्या दे देते हैं? ध्रुव P। ध्रुव P से एक लंबवत रेखा खींचते हैं। लंबवत रेखा पर एक वस्तु रख देते हैं। वस्तु का नाम O और O डैश है। वस्तु का नाम क्या है? O और O डैश। O डैश से आने वाली प्रकाश किरण जो फोकस F से होकर आती है, ये आपका फोकस F है। पहली किरण, ऊपर वाली किरण, ये फोकस F है जो फोकस F से होकर आती है। अवतल दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। याद रखना, जब भी कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो फोकस F से होकर जाएगी। यदि फोकस F से होकर आएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। दो कंडीशन अप्लाई होगी। यदि मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो फोकस F से होकर निकलेगी। समझ में आया? या तो फोकस F से होकर आए तो मुख्य अक्ष के क्या हो जाए? समांतर। तो एक किरण क्या है? फोकस F से होकर आ रही है तो मुख्य अक्ष की कहाँ जा रही है? समांतर। दूसरी प्रकाश किरण जो वक्रता केंद्र C से होकर आ रही है, दूसरी प्रकाश किरण जो वक्रता केंद्र C से होकर आती है अपने मार्ग पर वापस लौट जाती है। इस प्रकार पहली प्रकाश किरण दूसरी प्रकाश किरण को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु का नाम है I और I डैश। उस बिंदु का नाम क्या है? I और I डैश। यह बिंदु जो I और I डैश बन रहा है ध्रुव P और फोकस F के बीच में है। ध्रुव P और फोकस F कहाँ है? बीच में। अगर इसके बाद उधर है फोकस F और वक्रता केंद्र के बीच में अगर आप चित्र बना रहे हो तो आपका चित्र गलत होगा। ध्रुव P और फोकस F के बीच में होना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि इसका जब तल पूछा जाता है कि किस तल में है तो आप बताओगे फोकस तल में। किस तल में है? फोकस तल में। तो फोकस के पास है, इसीलिए इसे माना जाता है कि जब वस्तु अनंत पर हो तो इसका तल क्या होता है? फोकस तल। जब वस्तु अनंत पर हो तो इसका तल क्या होता है? फोकस तल। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होगे तो वहां आपसे पूछता है कोई क्वेश्चन देकर कि इसकी स्थिति, प्रकृति और आकार बताइए, इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति एवं आकार बताइए, या कह देता है इसका चित्र बनाइए। ऐसी सिचुएशन में ऐसा चित्र बनाओगे। जब वस्तु अनंत पर होगी तो चित्र ऐसा बनाना होगा, और इसकी स्थिति और प्रकृति क्या कहलाएगी? वास्तविक और उल्टा है। वास्तविक है और क्या है? उल्टा। वास्तविक इसलिए है कि दर्पण के आगे है। अगर दर्पण के पीछे होता तो क्या बन जाता? आभासी। अगर देखिए दर्पण के आगे है
तो इसमें आपका फोटो लिया जा रहा है, मतलब साफ साफ स्पष्ट रूप से मतलब दिखाया जा रहा है, चित्र दिखाई जा रहा है। अगर यही आभासी होता तो दर्पण के पीछे बनता। अगर कोई चीज दर्पण के पीछे बन जाता तो क्या उसको मतलब यहाँ खड़े होकर फोटो वगैरह खींच लेते? शीशा के पीछे कोई व्यक्ति खड़ा रहेगा तो आप आगे से फोटो खींच लोगे उसका? नहीं खींच पाओगे। तो प्रतिबिंब पर नहीं लिया जा सकता, पर्दे पर नहीं लिया जा सकता। यही है भैया आभासी और वास्तविक। इसके पहले के टॉपिक में वहां हम क्लास में समझाए भी थे आभासी और वास्तविक को, कि किसका फोटो लिया जा सकता है, किसका फोटो नहीं लिया जा सकता, किसको पर्दे पर रखा जाता है, किसको पर्दे पे नहीं रखा जाता। यही कारण है। अगर पीछे बनता तो आभासी बनता, आभासी बनता तो जाहिर सी बात इसका आप फोटो नहीं ले सकते थे, कुछ ऐसी कैटेगरी आती। यहाँ देखो तो वास्तविक है और उल्टा। उल्टा क्यों है? जो इसका प्रतिबिंब बन रहा है नीचे की ओर बन रहा है, वस्तु ऊपर की ओर है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? नीचे की ओर। ध्यान से देखिए ना, वस्तु किस दिशा में है? ऊपर की ओर है। मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर वस्तु है, लेकिन प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? नीचे की ओर। तो उल्टा हो गया। और वस्तु से छोटा है, वस्तु यहाँ से लेकर यहाँ तक इतनी बड़ी वस्तु है और प्रतिबिंब उसका क्या बन रहा है? छोटा। यही है वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा। वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा, यही आंसर में लिखना होगा। ये आपकी पहली कंडीशन है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने की। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने की कंडीशन नंबर 1 कंप्लीट कर लो, कंडीशन नंबर 2 कराएं। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। स्थिति नंबर 4, जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में हो। वस्तु को कहाँ रख देना है? वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में। देख लीजिए, ये आपकी वस्तु O और O डैश है, जो वक्रता केंद्र C और फोकस के बीच, वक्रता केंद्र C और फोकस के बीच में रखी गई है। वक्रता केंद्र C और फोकस के बीच में वस्तु O और O डैश रखा गया। O डैश से चलने वाली प्रथम प्रकाश किरण जो दर्पण से टकराती है तो फोकस F से होकर चली जाती है। दूसरी प्रकाश किरण जो फोकस F से होकर आती है, दूसरी प्रकाश किरण जो फोकस F से होकर आ रही है, फिर दर्पण से टकरा रही है, पुनः मुख्य अक्ष के कहाँ जा रही है? समांतर। इस प्रकार पहली प्रकाश किरण को दूसरी प्रकाश किरण बहुत दूर जाकर वक्रता केंद्र के बाहर और अनंत के बीच में काट रही है। वक्रता केंद्र से पीछे और अनंत के बीच, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में काट रही है। इस प्रकार से जो प्रतिबिंब की स्थिति बन रही है, इसके वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बन रही है। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बन रही है? I और I डैश कहाँ बन रहा है? आपका वक्रता केंद्र C और अनंत के बीच में बन रहा है। वस्तु आपका कहाँ है? फोकस और C के बीच में। इस प्रकार इसकी स्थिति क्या बन रही है? प्रकृति एवं आकार क्या है? वास्तविक है, उल्टा है और वस्तु से क्या है? बड़ा। वास्तविक है, उल्टा है और वस्तु से क्या है? बड़ा। वास्तविक है, उल्टा है और वस्तु से क्या है? बड़ा। फिर से समझ लो, जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में होती है तो वक्रता केंद्र C और फोकस के बीच में होती है तो दोनों प्रकाश किरण फोकस F से ही होकर निकलती है। देखो, पहली प्रकाश किरण दर्पण से टकराकर फोकस F से जाती है, दूसरी प्रकाश किरण फोकस से होकर तब दर्पण से टकराती है। फोकस से होकर आती है तब दर्पण से टकराकर मुख्य अक्ष के समांतर होती है, तब जाकर कहीं दूर इसका प्रतिबिंब बनता है और उस प्रतिबिंब का नाम I और I डैश दे देते हैं। जहां जो प्रतिबिंब का जब निरीक्षण किया गया तो मिला वक्रता केंद्र C और अनंत के बीच में। इसकी जो स्थिति बनी, प्रतिबिंब की जो स्थिति बन रही है, कंडीशन अप्लाई हो रहा है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। बहुत ध्यान से समझने पर ही आप इसके न्यूमेरिकल में चित्रों को बना पाओगे। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने की स्थिति नंबर 3, कंडीशन नंबर 3 क्या है? जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। पहले वस्तु अनंत पर थी, फिर वस्तु वक्रता अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में थी। अब वस्तु कहाँ पर आ गई? वक्रता केंद्र पर। वस्तु कहाँ पर आ गई? वक्रता केंद्र पर। अब हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखकर चेक करेंगे कि इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। जब वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो देख लीजिए, वस्तु वक्रता केंद्र C, ये आपका वक्रता केंद्र C है, यही आपका क्या है? वक्रता केंद्र C है, जिस पर वस्तु O और O डैश रखी गई। इस पर वस्तु क्या रखी गई? O और O डैश। अब O डैश से चलने वाली प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर आती है, दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस F से होकर चली जाती है, फोकस F से होकर निकल जाती है। दूसरी प्रकाश किरण जो फोकस F से होकर आती है पुनः मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इस प्रकार पहली प्रकाश किरण दूसरी प्रकाश किरण को जिस बिंदु पर काटे उस बिंदु का नाम I और I डैश है और O बिंदु वस्तु के ठीक नीचे बन रहा है। वो बिंदु वस्तु का कहाँ बन रहा है? ठीक नीचे। और वस्तु की लंबाई के बराबर ही उस वस्तु की क्या है? लंबाई। वस्तु की लंबाई के बराबर ही प्रतिबिंब क्या बन रही है? लंबाई। देख लीजिए, इसमें प्रतिबिंब की प्रकृति एवं आकार क्या बन रहा है? वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर। वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर। और प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है? तो आप बता सकते हो वक्रता केंद्र पर ही है। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है? वक्रता केंद्र पर ही है, जस्ट वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है। एक कंडीशन नंबर 3 हो जाता है, नोट कर लीजिए। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने की स्थिति नंबर 5,
जब वस्तु फोकस पर हो, वस्तु कहाँ पर हो, फोकस पर। जब वस्तु फोकस पर होती है तो देख लीजिए चित्र कुछ ऐसा बनता है। अवतल दर्पण बनेगा, M1 M2 आपका नाम होगा दर्पण का द्वारा। ध्रुव P होगा मध्य बिंदु में, ध्रुव P की समांतर मुख्य अक्ष के समान, मतलब ध्रुव P से खींची गई रेखा जिसका नाम क्या होता है, मुख्य अक्ष। नाम क्या रहता है, मुख्य अक्ष। इस पर हमें वस्तु को रखना कहाँ है, फोकस F पर। तो आपका फोकस यही है, ये आपका क्या है, फोकस। फोकस F पर वस्तु रखी गई O और O डैश। फोकस F पर क्या रखा गया, वस्तु O और O डैश। O डैश से चलने वाली प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर आई, दर्पण से टकराई, फोकस F से होकर निकल गई। दूसरी प्रकाश किरण जो वक्रता केंद्र C से होकर गई। दूसरी प्रकाश किरण जो मतलब वस्तु के पीछे से वक्रता केंद्र C से होकर गई, जिस मार्ग से आई उसी मार्ग पर वापस लौट गई। जिस मार्ग से आई उसी मार्ग पर वापस लौट गई। जिस मार्ग पर आई उसी मार्ग पर वापस क्या हो गई, लौट गई। तो इस प्रकार पहली प्रकाश किरण दूसरी प्रकाश किरण को, इस प्रकार पहली प्रकाश किरण दूसरी प्रकाश किरण बहुत दूर जाकर अनंत की ओर काटेगा, बहुत दूर जाकर काटेगी। जब दूर जाकर काटेगी, जो इसका प्रतिबिंब बनेगा बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब क्या बन जाएगा, बहुत बड़ा, क्योंकि दोनों प्रकाश किरण एक दूसरे को अभी आसपास में तो काटेंगे, यहीं पर देख लीजिए बहुत दूर जाकर काटेगी। जब बहुत दूर जाकर काटेंगी तो वस्तु से क्या बन जाएगा, बहुत बड़ा। इसलिए इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति और आकार जो बन रहा है वास्तविक हो रहा है, उल्टा हो रहा है, क्योंकि नीचे ही प्रतिबिंब बन रहा है, और वस्तु से बहुत बड़ा बन रहा है, क्योंकि बहुत दूर जाकर काटेगी, बहुत दूर जाकर काटेगी, इसलिए कहाँ बन रहा है, उल्टा बन रहा है। इसके बाद प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, अनंत पर। प्रतिबिंब की स्थिति क्या बनेगी, अनंत पर जाकर, क्योंकि अनंत पर काटेगा, जहाँ तक हम आप कल्पना नहीं कर सकते, कहीं दूर जाकर ही काटेगा, इसीलिए कहाँ पर बन रहा है, अनंत पर। ये स्थिति नंबर 5 है। स्थिति नंबर क्या है, 5। एक स्थिति और बची है, अवतल दर्पण की 6वीं स्थिति, देखते हैं उसको। मेरे प्यारे बच्चों, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने की स्थिति नंबर 6। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने की स्थिति नंबर 6। मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच, जब वस्तु को हम कहाँ रख देते हैं, मुख्य फोकस और ध्रुव के समीप। ध्रुव आपका एकदम अवतल दर्पण का बीचों बीच बिंदु होता है, उसके और फोकस F के बीच में यदि हम दर्पण के बीच यदि हम वस्तु को रख देते हैं, वस्तु का नाम O और O डैश है, तो O डैश से, ध्यान समझना, O डैश से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण जब दर्पण से टकराई, तो दर्पण से टकराने के पश्चात इसे फोकस F से होकर जाना चाहिए था, परंतु फोकस F वस्तु से पीछे है। फोकस F कहाँ है, वस्तु के पीछे है, तो जिसके कारण यह थोड़ा मतलब टकराने के पश्चात आगे की ओर ऐसे निकल गई। फिर मतलब तो आगे इधर थोड़ा टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष की कहाँ चली गई, समांतर, मुख्य अक्ष से होकर निकल गई, और मुख्य अक्ष के जैसे ही प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से आगे की ओर निकली, वैसे थोड़ा पीछे की ओर बढ़ गई। तो देखते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनना, स्थिति नंबर 6। मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच, जब वस्तु हम रख देते हैं मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में, तो ध्रुव P और मुख्य फोकस F, ध्रुव P और मुख्य फोकस F, इसके बीच में वस्तु को रख देते हैं, वस्तु O डैश। तो O डैश से चलने वाली प्रथम प्रकाश किरण जो दर्पण से टकराई, तो उसके बाद F से होकर चली गई, फोकस F से होकर निकल गई। जब फोकस F से होकर गई तो पुनः प्रवर्तित हुई, तो थोड़ा से पीछे की ओर बढ़ गई। दूसरी प्रकाश किरण जो वक्रता केंद्र C से होकर गई, पीछे की ओर दर्पण से टकराने के पश्चात दर्पण से ढकेल कर थोड़ा आगे की ओर निकल गई। और इस प्रकार पहली प्रकाश किरण दूसरी प्रकाश किरण को फोकस दर्पण के पीछे बिंदु I डैश पर काटती है, इसलिए प्रतिबिंब I और I डैश बनता है। इस प्रकार इसकी जो कंडीशन बन जाती है, प्रतिबिंब की प्रकृति एवं आकार जो इसका बनता है, आभासी बनता है, क्योंकि दर्पण के पीछे, दर्पण के आगे होता तो वास्तविक, दर्पण के आगे वास्तविक, अगर दर्पण के पीछे बन रहा है तो क्या बन रहा है, आभासी। आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा, आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा। प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो रही है, दर्पण के पीछे तथा ध्रुव के बीच, ध्रुव और अनंत के बीच में आपकी कंडीशन इसकी